ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में मैंने 5 प्रोसेस को डाला। पहला प्रोसेस आया आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा क्या आया, मेजरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तीसरा क्या आया, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। चौथा क्या आया, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। पांचवा क्या आया, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। एनी डाउट? मैंने इस 5 प्रोसेस। तो सबसे पहला है कि सर बिजनेस का ट्रांजेक्शन और बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड होगा, चाहे वो किसी भी बुक में रिकॉर्ड हो, कैश बुक में रिकॉर्ड हो, परचेज बुक में जाए, सेल्स बुक में जाए, सेल्स रिटर्न में जाए, परचेज रिटर्न बुक में जाए, ठीक, बिल्स रिसीवेबल बुक में जाए, बिल्स पेबल बुक में जाए, जर्नल प्रॉपर में जाए, कहीं भी रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड होने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो ट्रांजेक्शन है कि नहीं, इस चीज को हम समझें। ठीक, कैसे समझेंगे ये ट्रांजेक्शन है कि नहीं? तो सर हम देखेंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जो भी लेन देन हुआ है, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि नहीं है। हम कुछ खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं, परचेज करें या सेल करें, ठीक, तो हमको कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलता है। आप खरीदने जाओ तो नहीं मिलता है, हाँ, उसका एक कॉपी उसके पास नहीं रहता है, बेचने वाले के पास, हाँ, रहता है ना, ठीक। तो सबसे पहले हम वॉच करेंगे कि जो ट्रांजेक्शन है उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि नहीं है, तब रिकॉर्ड होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। दूसरा, ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है कि नहीं। क्या है? ट्रांजेक्शन मॉनेटरी, मतलब मनी का एलिमेंट है कि नहीं है, मॉनेटरी एलिमेंट है कि नहीं है, फाइनेंशियल टच है कि नहीं है, ठीक। क्योंकि सर इसमें हम लोग जानते हैं कि केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकॉर्ड होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होता है। सुबह फेस वॉश करो जाकर के, ओके, चलो ठीक है। वो चलिए हम लोग ये समझ गए कि हाँ सर इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सर एक तो इसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बताइए? मॉनेटरी एलिमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मॉनेटरी एलिमेंट्स होना चाहिए। आप समझ जाइए कि जब ये दो चीज है तो दैट इज द पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, उसी को रिकॉर्ड। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब आ गया कि मेजरिंग। क्या आया? मेजरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई डाउट है क्या आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन में? किस तरह का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? बताइए, थोड़ा जोर से बताइए। किस तरह का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हाँ, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, वही दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। अब आता है कि जो आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें मॉनेटरी एलिमेंट है, तो यहां पर बोल रहा है कि सर हाउ मच, कितने का ट्रांजेक्शन। कुछ तो लिमिटेशंस होगा ना सर, हाँ, ठीक है। ये अलग बात है कि जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो सर सारे जगह यही प्रोसेस फॉलो होते हैं क्या? अब्रोड में दूसरा अकाउंटिंग मेथड से क्या? नहीं, वहां भी वही है। हाँ, चेंज हो सकता है कि रुपीज में हो, कहीं इंडियन का क्या है, इंडियन मनी रुपीज, ठीक। अब हम यूएसए में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां क्या रुपीज में रिकॉर्ड होगा कि डॉलर में रिकॉर्ड होगा? डॉलर में रिकॉर्ड होगा। ये अलग बात है, रिकॉर्ड तो होगा, जिस कंट्री का जो मनी है उसमें रिकॉर्ड होगा। इट क्लियर? चलिए ठीक है। हम दूसरा बोले मेजरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने का है, ठीक, तो उसका भी मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक। और उसको मेजर करके हम लोग क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इट क्लियर? कोई डाउट? तो मेजरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझ गया कि ट्रांजेक्शन कितने का है ना, ठीक।
कितना उसमें क्वांटिटीज है, ठीक, उस क्वांटिटीज में प्राइस क्या है, उसका उस प्राइस वो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू क्या आएगा, समझ गए? तो वो हो गया आपका मेजरिंग। तो चलिए हम समझ गए सर कि हाँ अब इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स आ गया। अब हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जो हम लोग ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो जनरली डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर रिकॉर्ड होता है। किसके बेसिस पर रिकॉर्ड होता है? डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर रिकॉर्ड होता है। डबल एंट्री सिस्टम दैट मींस डुअल स्टैक, दैट मींस डुअल स्टैक, दैट मींस golden rules of accounting, that means golden rules of accounting, that means fundamental approaches of accounting, that means traditional approaches of accounting, उसके बेसिस पर होता है। रिकॉर्ड करेगा ट्रांजेक्शन को। चलिए तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखिए जो हम लोग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं यही मेरा जर्नल कहलाता है। क्या कहलाता है? जर्नल। ठीक, दैट मींस कि ट्रांजेक्शन जहां फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। जहां ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज रहता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल। क्या बोलते हैं? कोई डाउट? चलिए अब जो ट्रांजेक्शंस होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। कुछ परचेज से रिलेट करता है, कुछ सेल्स से रिलेट करेगा, कुछ एसेट से रिलेट करेगा, कुछ लायबिलिटीज से रिलेट करेगा, कुछ एक्सपेंसेस से रिलेट करेगा, कुछ प्रॉफिट एंड गेन से रिलेट करेगा, ठीक, कुछ ओनर से रिलेट करेगा, कुछ आउटसाइडर से रिलेट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो हम लोग उसको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। ठीक, परचेज से जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको परचेज बुक में डाल देंगे। यदि क्रेडिट परचेज है तो क्या है? क्रेडिट परचेज है, ठीक है। क्रेडिट परचेज है तो उसको हम लोग कहाँ डाल देंगे? परचेज बुक में। और यदि कैश परचेज रहेगा तो उसको कैश बुक में डालेंगे। अब क्रेडिट सेल है कहाँ डालेंगे? सेल्स बुक में। और कैश सेल्स है तो उसको कहाँ डाल देंगे? कैश बुक में डाल देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग उसको बांट देते हैं। ठीक, तो जो ये क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है इसको सिंपल हम लोग बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? ठीक, आ गया? जर्नल भी आ गया, लेजर भी आ गया। आइए अब हमको ये जानना है कि पूरे ईयर में कि अब देखिए ईयर में तो 365 डेज होगा और 365 डेज को मल्टीप्लाई करो 24 आवर्स से तो उतना आवर्स होगा। ओके, तो आपका सर पूरे ईयर में कितना का सेल हुआ हमको क्या करना होगा? एक जगह सबको क्या करना होगा? एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, नहीं करना होगा? पूरे ईयर में कितना का परचेज हुआ, ठीक, कैसे जानेंगे सर? उसको ब्रीफ करेंगे। क्या करेंगे? ब्रीफ करेंगे, समराइज करेंगे। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि पूरे ईयर में कितना आपका परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना आपने सैलरी पेड किया, कितना लेबर को चार्ज वेजेस पेड किया, ठीक, कितना का मशीन परचेज किया, कितना का स्टॉक परचेज किया, ठीक, कितना आपका ओनर इन्वेस्ट किया, कितना आपका आउटसाइडर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ये सारे चीज को जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? तो वो आपका होता है ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग का मतलब क्या हो गया? चलिए ये चीज 3 चीज समझे? ठीक, तो ये 5 प्रोसेस आया किसमें? बुक कीपिंग। किसमें आया? बुक कीपिंग। हम आपको बतलाए थे कि सर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, आवाज नहीं ठीक है। हम आपको बतलाए थे कि सर तीनों का मीनिंग सेम है, केवल डिफरेंसेस किस चीज का आएगा? प्रोसेस का डिफरेंस आएगा। तो यदि हमको अब अकाउंटिंग को डिफाइन करना है, चलिए ये प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग समझ गया? कितना प्रोसेस है? 5।
अब यदि हमको अकाउंटिंग को डिफाइन करना है तो इस डेफिनेशन में हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, जो डेफिनेशन है बुक कीपिंग का मैं उसी डेफिनेशन को नोट डाउन करूंगा, मैं किसको चेंज करूंगा, केवल प्रोसेस को, थोड़ा और प्रोसेस को इंक्रीज करूंगा। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग में। कहाँ आते हैं? अकाउंटिंग में। थोड़ा सा अकाउंटिंग को डिफाइन करने का कोशिश कीजिए। हम बोले लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं लेंगे, तो बुक कीपिंग के प्लेस पे क्या आ जाएगा? बुक कीपिंग के प्लेस पे आ जाएगा अकाउंटिंग आएगा। अकाउंटिंग बोलते जाइए इज एन आर्ट्स एंड साइंस ऑफ बोलिए आइडेंटिफाइंग मेजरिंग उसके आगे बोलिए रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग क्या समराइजिंग उसके बाद इतना, ये जो 5 चीज था वो किसका था? बुक कीपिंग का। ठीक, अब उसके आगे जाने के पहले हमको एक एग्जांपल्स बताना पड़ेगा। ठीक, यदि हम आपसे एक क्वेश्चन करें, सपोज करो कि x knows 1 to 100, 1 to y knows 100 to 200, then what is the difference between x and y? Is there any difference between x and y? No or yes? What is the difference between both? x 1 से 100 तक, मतलब x knows only 1 to 100, x knows 1 to 100, okay, and y knows 2 to 100 up to 200. up to 200 means from where? From 1 to 200. From 1 to 200. good. y knows 1 to 200. This is the main difference. यही कि इसको x को 1 to 100 ही आता है, बट y को कहाँ क्या आता है? y को 1 to 200 आता है। हम यहाँ बोल सकते हैं कि y is capable to do the work of x also, ऐसे बोल सकते हैं कि y x का भी काम कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पर हम बुक कीपिंग को रख दिए, किसको रख दिए? बुक कीपिंग को, और यहाँ रख दिए अकाउंटिंग को, किसको रख दिए? अकाउंटिंग को। तो यदि अकाउंटिंग को डिफाइन करना है तो पहले किसको डिफाइन करना होगा? बुक कीपिंग को। मैंने बुक कीपिंग को डिफाइन कर लिया। अब इसके आगे जो हम प्रोसेस डालेंगे वो किसका प्रोसेस होगा? अकाउंटिंग का, क्योंकि y इज कैपेबल टू डू द वर्क ऑफ x ऑल्सो, y x वाला भी काम कर सकता है। तो पहले तो भाई हमको y को यदि डिफाइन करना है तो पहले हमको किसको डिफाइन करना होगा? x को डिफाइन करना होगा, उसके बाद हम किसको डिफाइन करेंगे? y को डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर अब जो प्रोसेस हम डालेंगे वो अकाउंटिंग का प्रोसेस में आएगा। क्या? तो चलिए यहाँ पर हम प्रोसेस डाल रहे हैं। देखिए, एनालाइजिंग ओके, एनालाइजिंग, interpreting and communicating business transactions of बोलिए of an individual। अब समझ गए कहाँ से हम आ गए? यहाँ पर आ गए। बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ फॉर्म ऑफ कंपनी। तो मतलब यहाँ से लेकर के लास्ट तक आप पहुंच जाइए कहाँ? इन टर्म्स ऑफ मनी, आ गए?
क्या मैंने बुक कीपिंग के डेफिनेशन को छोड़ा? नहीं। छोड़े क्या? नहीं। बट मैंने उसमें नंबर ऑफ प्रोसेस को क्या किया? इंक्रीज किया। ठीक, टर्म्स ऑफ क्लियर हुआ? एनी डाउट? तो चलिए, वो 5 प्रोसेस को मैंने क्लियर कर लिया बुक कीपिंग का। तो अब यहाँ पर आपका जो अकाउंटिंग में जो छठा प्रोसेस, 5 तो है, 1 to 5 है ना? 1 to 5 प्रोसेस है ना इसमें। कौन कौन? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये 5 हो गया। अब छठा हम बोले कि एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या? एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस 7 क्या लाया? इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। 7 क्या लाया? 7 कम्युनिकेटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, कोई डाउट? अब आइए एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। एनालाइज करने का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? Do you heard the words analysis? Then what is the meaning of analysis? That is a very common word, sir. Day to day life, we are using this word. Then you should capable to explain, na? Studying and Studying and comparing it from other data. comparing from other data. Okay. आइए, चलिए इसको थोड़ा सा लोग साइंटिफिक वे से कोशिश करते हैं इसको डिफाइन करें। ऑक्सफोर्ड का जो वो आपका डिक्शनरी जो देता है उसमें पढ़े हो सकते हैं। एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस मींस कीन ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा। क्या होता है? कीन ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा। ठीक है, क्या होता है? कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। देखिए, हम लोग सड़क पे चलते हैं, कौन हमारे बगल से गुजरा हमको पता है। हम ऑटो से आए, कौन हमारे बगल में बैठ के आया, कौन ऑटो ड्राइवर था, हमको पता है। क्या होता है? हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उसको हम कीनली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। उसको कीनली ऑब्जर्व नहीं करते। यदि उसको हम एकदम कीनली डेप्थ वे से ऑब्जर्व करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, अब आइए सेकंड एग्जांपल लीजिए। ठीक, यदि मान लो कि जिस ऑटो में तुम बैठ करके आ रहे हो और ऑटो का ड्राइवर ड्रिंक किए हुए है, ठीक, पान भी खाए हुए इधर उधर थूक भी रहा है, गाड़ी भी अच्छा से नहीं चला रहा है, तब हम उसको क्या करते हैं? उसको बड़ा गौर से देखते हैं कि बाप, और ऊपर वाले से प्रे भी करते हैं कि कम से कम हमको डेस्टिनेशन तक ही पहुंचा दे। ऐसे ही करते हैं ना? हाँ, अब आप आए, उस ड्राइवर का फेस आपके माइंड में रहता है कि नहीं रहता? ड्राइवर का बहुत डेली डे टू डे देख रहे हैं, डे टू डे आ जा रहे हैं, लेकिन उस ड्राइवर का फेस रहेगा आपके माइंड में? नहीं रहेगा। तो उस ड्राइवर का फेस हमारे माइंड में क्यों है? क्योंकि मैंने उसे कीनली डेप्थ वे से ऑब्जर्व किया। क्या किया? डेप्थ वे से ऑब्जर्व किया, इसलिए उसका फेस मेरे माइंड में। नहीं तो क्यों किसी का फेस मेरे माइंड में रहेगा क्या? नहीं। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं। अब यहाँ एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या है कि आपके पास में जब आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है तो ईयर टू ईयर ऑपरेट हो रहा है। ठीक, तो सपोज करो कि आपका 2020-21 में भी बिजनेस का डाटा बना होगा, 2021-22 में भी बिजनेस का डाटा बना होगा, नहीं बना होगा? 2022-23 में भी बिजनेस का डाटा बना होगा,
बना होगा कि नहीं? 2023-24 में भी बिजनेस का डाटा बना। अब आने वाले ईयर 2024 और 25 इसमें भी आपका डाटा बनेगा। अकाउंटिंग डाटा आएगा कि नहीं सामने? ठीक, आएगा अकाउंटिंग डाटा सामने। चलिए ठीक है, हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पर सेल्स 5 लाख है, यहाँ पर सेल्स 10 लाख हो गया, यहाँ देख रहे सेल्स 8 लाख हो गया, यहाँ सेल्स देख रहे 3 लाख हो गया, यहाँ सेल्स देख रहे 15 लाख हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि सेल्स में फ्लक्चुएशन क्या है, सेल्स के अमाउंट में क्या है, फ्लक्चुएशन। एनालाइज कर रहे हैं, डाटा एनालाइज कर रहे हैं। तो सर उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें भी एक फ्लक्चुएशन होगा। क्यों फ्लक्चुएशन आएगा? क्योंकि अमाउंट्स ऑफ सेल्स में फ्लक्चुएशन है ईयर टू ईयर। किसी ईयर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, किसी ईयर प्रॉफिट कम हो रहा होगा, किसी ईयर हम लॉस में जा रहे होंगे। ठीक, तो सर ये जो डाटा ऑब्जर्वेशन का जो वर्क है वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन करता है? हमारे पास कितने तरह का मैनेजमेंट है? 3, लो लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। तो एनालिसिस कौन करेगा? प्यून करेगा, वॉचमैन करेगा, मेरा क्लर्क करेगा, ऊपर जो बैठे हैं वो करेंगे। इस सेल्स में फ्लक्चुएशंस क्यों है? ठीक, सेल्स में फ्लक्चुएशंस क्यों है? प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस क्यों है? मेरा स्टॉक इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है? ठीक, इस सारा एनालाइजिंग का वर्क कौन करता है? मैनेजरियल पर्सन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्यों करता है? सर हम लोग जो वर्क कर रहे हैं तो हाउ तो समझ में आता है, व्हाई क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका बिजनेस स्मूथली रन कर सके, आपका बिजनेस ऑलवेज प्रॉफिट जनरेट कर सके, आपका बिजनेस मार्केट में गुडविल जनरेट कर सके, इसलिए तो एनालाइज कर रहा है ना। हाँ, एनालाइज किया रही सेल्स में फ्लक्चुएशंस है, सेल घट गया, इस ईयर तो ठीक था, इस ईयर और बढ़ा, डबल हो गया, इस ईयर कम हुआ। कम होने का रीजन जानने का कोशिश करेगा वो कि मैंने सेल डिक्रीज क्यों किया, यहां पर सेल क्या हो रहा है और कम हो गया, यहां सेल फिर बढ़ गया। तो सर ये फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है, इसको मैनेजरियल पर्सन जानने का कोशिश करेगा। ओ, अब मान लो किसी का ऑयल का बिजनेस है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल बनाता है। ठीक, उसको अपना सेल को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना है तो क्या करेगा? स्कूल के का जो वाल है उसमें लिखेगा आइए इंजन ऑयल, हाँ, उसका सेल इंक्रीज करेगा। बच्चा वहां देखेगा इंजन तेल का ऐड है, इंजन ऑयल का, घर में जाके बोलेगा मम्मी मम्मी इंजन ऑयल लेके आओ। ऐसा बोलेगा क्या बच्चा? बच्चे को कोई लगन देना। ठीक, तो उस रीजन को समझने का कोशिश करेगा कि कहाँ लूप फॉल है, कहाँ लूप फॉल। तो लूप फॉल ये है कि आपने जहां एडवर्टाइजमेंट किया वहां पर उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको एडवर्टाइजमेंट कहां करना था? पेरेंट्स, जहां पेरेंट्स। ठीक, दाल चावल तेल का भाव किसको चाहिए? बच्चे को कि उसके माँ बाप को? माँ बाप। तो ये सारा रीजंस निकालेगा कि सेल में फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है। ठीक, मेरा कॉस्ट इंक्रीज कर जा रहा है तो कॉस्ट इंक्रीज क्यों कर रहा है? प्रॉफिट, कॉस्ट इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट क्या कर देगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी रीजन जानने का कोशिश करेगा कि मेरा कॉस्ट इंक्रीज क्यों कर रहा है। ठीक, समझ गया? तो एनालाइजिंग क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसका मीनिंग समझे? क्लियर है? दैट मींस डेटा ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मैनेजरियल पर्सन ये डेटा ऑब्जर्व करके क्या निकालता है? वो क्या करेगा सर? वो चाहेगा कि मेरा सेल इंक्रीज करे, मेरा सेल इंक्रीज करे, मेरा प्रॉफिट से इंक्रीज करे, मार्केट में मेरा गुडविल जनरेट हो, ठीक, मेरा बिजनेस स्मूथ वे से रन करे, ठीक, डे टू डे प्रोग्रेस हो बिजनेस में। तो सर इसके लिए वो डिसीजन लेता है। क्या लेता है? डिसीजन। ठीक, और वो जो डिसीजन लेता है ना उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस।
वो रीजन को समझा, पहले तो डाटा ऑब्जर्व किया, ओ सेल में फ्लक्चुएशंस है, अच्छा स्टॉक डिक्रीज कर रहा है, डेटा ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद क्या किया, उस डेटा को पर वर्क किया और डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया, सेल इंक्रीज नहीं कर रहा है, जितना सेल्समैन है सबका सैलरी 10% काटो। बोलोगे हर जितना सेल्समैन है उसको इतना सेल देना है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या वर्क करता है, उसको मेडिसिन को सेल कराना है। तुम देखना डॉक्टर के आगे बैठे, डॉक्टर के चैम्बर के आगे बैठे रहता है, हाँ, जब डॉक्टर सब पेशेंट देख लेगा तो बोलेगा अच्छा ठीक है एक एक करके आओ। बहुत जगह तो हम देखे हैं कि डॉक्टर पहले लिख देता है कि 10 तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक होता है कि नहीं। अब यदि मान लो कि मेरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको टारगेट दिए, देखो यदि तुम्हारे हेड में इस मंथ में या इस ईयर में 50 लाख का सेल नहीं आएगा तो तेरा 10% सैलरी कटेगा हर महीना, ठीक। और यदि तुम अपने टारगेट से ज्यादा सेल दे रही है तो तुमको 10% इंसेंटिव देंगे, ठीक। अगले दिन वो डॉक्टर से जाता है 10 बजे मिलने के लिए, ठीक है। पहले यदि 10 बजे मिलने जाता था तो जब से उसको टारगेट मिलेगा ना तो पता चलेगा वो 7 बजे से डॉक्टर के यहाँ बैठा हुआ है कि डॉक्टर आएंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे कि भाई मेरा मेडिसिन को रेकमेंड करो। काहे कि हमको टारगेट मिला हुआ है, अदरवाइज मेरा सैलरी क्या हो जाएगा, डिडक्ट होगा। और यदि हम टारगेट को फुलफिल कर रहे हैं तो 10% हमको इंसेंटिव भी मिलेगा। तो हम क्या चाहेंगे कि मेरा सैलरी कटे, नहीं, सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, समझ गया। इंटरप्रेटिंग दैट मींस डिसीजन टेकन ऑन एनालाइज्ड डेटा, decisions taken on analyzed data by the managerial person, by the top level management is called interpreting business strategy. Is clear? चलिए मीनिंग समझ में आ गया। तो इंटरप्रेटिंग हो गया सर, एनालाइजिंग हो गया। कौन कर रहा है ये काम, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या 5 काम नहीं कर रहा है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वो भी तो वर्क कर किया। उसके बाद और भी काम कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है। चलिए डिसीजन ले लिया, मैनेजरियल पर्सन, टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज टेकन द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज्ड डेटा, ठीक। अब जरा सा देखिए क्या करेगा, डिसीजन लेके अपना पास रखे रहेगा, क्या करेगा, उसके अंडर जितने भी हैं पर्सनल एम्प्लॉइज सबको उस डिसीजन को कम्युनिकेट करेगा। हाँ ए जी सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कल से छतरी लगा करके आईलेट्स के आगे बैठना है, सेल इंक्रीज नहीं कर रहा है, सेल नहीं इंक्रीज करेगा तेरा 10% सैलरी काट देंगे। अगले दिन देख लो क्या कर रहे हो, पूछो लोग छतरी लगा दे, क्या कर रहे हो, कितना पढ़े लिखे बाबू, MBA होल्डर है सर। क्या कर रहे हो सर, ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है सर, आप आइए ना सर इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। देखियो अगले दिन लगा के बैठा हुआ है, ठीक। तो दैट मीन्स वॉट एवर डिसीजन टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज टू communicate among the employee of the organizations, that is called communicating business strategy, ठीक है। तो ये जो सारा वर्क होता है that is the part of management, that is the part of management, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक। जो ये अकाउंटिंग वर्क कर रहा है वो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो there are different kinds of accounting na, cost accounting is different accounting, management accounting is the different accounting, law and taxation is the different accounting, financial accounting is also different accounting, है कि नहीं है, कि सब एक है, सब एक, ठीक है। चलिए अकाउंटिंग हम समझ गए। तो चलिए हम लोग क्या देखें, प्रोसेस का डिफरेंस होता है किसमें, बुक कीपिंग और क्लियर हो गया। अब आते हैं सर अकाउंटेंसी। सर अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस आएगा सर, अकाउंटेंसी में हम बोलेंगे कि जो डेफिनेशन है सेम डेफिनेशन लिखो अकाउंटिंग के लिए, दो सेम डेफिनेशन, ना उसमें प्रोसेस इंक्रीज करेगा ना प्रोसेस डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये अकाउंटेंसी क्या है भाई, ये बतलाएगा हाउ एंड व्हाई, क्या बतलाएगा, इतना लिखने के बाद लिख दो हाउ एंड व्हाई, कैसे होगा और क्यों होगा। हाउ हमको कौन बतलाएगा, कैसे होगा, AICPA बतलाएगा,
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वही आपको सेट ऑफ गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा। वाई, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपका सेल डिक्रीज है तो क्यों क्यों डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो क्यों इंक्रीज कर रहा है? एनी डाउट टू एनीवन? ओके, देन आई थिंक कि वो आपका जो डिफरेंसेस है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, तीनों समझ गया कि तीनों का मीनिंग सेम है, बट डिफरेंसेस होता है प्रोसेस का। किस चीज का डिफरेंसेस होता है? प्रोसेस का। क्लियर है? अब आइए हम लोग थोड़ा सा, यदि आपको क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन जब भी आएगा तो बोलेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, एक क्वेश्चन आता है। ठीक, एक क्वेश्चन और आता है सर, इतना के बाद एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग बिगिंस वेयर, अकाउंटिंग begins where bookkeeping end, bookkeeping end, it means what? बोलता है अकाउंटिंग वहां स्टार्ट होगा जहां बुककीपिंग खत्म होगा। तो डेफिनेटली अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था एक्स और वाई का, वाई कहां से अपना काम शुरू करेगा? जहां एक्स अपना काम खत्म करेगा। अकाउंटिंग कहां से अपना काम स्टार्ट करेगा? जहां बुककीपिंग अपना काम खत्म करेगा, है ना? तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुककीपिंग एंड, मतलब व्हेन प्रोसेस ऑफ बुककीपिंग एंड्स देन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स। इट क्लियर? चलिए ठीक है, आप देखिए कितना क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने निकाला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट्स एंड साइंस बोथ, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन इससे मैंने डिराइव किया कि अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुककीपिंग एंड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। आप बताइए कि प्रोसेस इसका खत्म होगा तो इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्लियर है? एनी डाउट? थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन सेम है। ये कभी नहीं लिखेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, क्या लिखेगा? अकाउंटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बेस ऑफ डिफरेंस बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बेस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, एक में रखेंगे बुक कीपिंग को और दूसरे में किसको रखेंगे? आई थिंक इसी तरह हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, एक में किसको रखेंगे? अकाउंटिंग रखेंगे। ठीक, और मैं एक कोड डालूंगा, वो कोड डालूंगा PLS ROM, ROM। ठीक है, कुछ इसके अबाउट लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक, पहला हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, बुक कीपिंग वाला जो काम है वो क्लरिकल लेवल करता है। कौन लेवल करता है? मिड लेवल मैनेजमेंट। अकाउंटिंग का काम कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा ना। तो बतलाइए कि जो सर, अब एक तरह हम लोग रिलायंस फ्रेश जाए, रिलायंस ट्रेंड जाए, बिग बाजार जाए, बिग शॉप जाए, वहां तुम जाओ, सामान कर दो, एक थैला में लेकर दे दो, वहां पर कट 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 कंप्यूटर में टाइप किया। वो क्या कर रहा है? वो भी अकाउंटिंग का वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको कितना अकाउंटिंग नॉलेज है? बहुत ज्यादा। उसको मात्र 3 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है और 3 दिन के ट्रेनिंग में बोलते इतना काम सिखा दिएगा, बस उतना काम करना है। That person knows about principles of accounting? Too much? No. थोड़ा सा नॉलेज दिया जाता है। लेकिन जो सर अकाउंटिंग का काम करेगा उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पर्सन हु वर्क फॉर बुक कीपिंग दे डज नॉट नो मोर अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बट उसमें क्या लिखना है कि दे आर नोज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू मच।
Clear? Then level of work. L stand for level of. हम बोलेंगे सर it belongs to clerical level. It belongs to, but it belongs to top level. Clear है? Okay. Scope. Definitely. Bookkeeping has narrower scope. Bookkeeping has narrower, whereas accounting has wider scope. है कि नहीं है? ठीक. R. Result. Bookkeeping does not produce any results, whereas accounting produce. And out. Okay. Objectives. Definitely, the objective of bookkeeping is limited, whereas objectives of accounting is unlimited. Clear? Mutual dependence. Mutual dependence. Okay. Suppose that this is pen, but no ink. Is any value of this pen? No. Okay. Okay. Here, ink. This is the import. But no pen. Is there any value? तो सर बुक कीपिंग है तो अकाउंटिंग का वैल्यू होगा, और अकाउंटिंग है तो बुक कीपिंग का वैल्यू है. इट मीन्स बुक कीपिंग डिपेंड्स अपन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग डिपेंड्स अपन, that means both depends mutually. Okay. Okay guys, end of the classes. हम लोग इसमें पढ़े व्हाट इज द बुक कीपिंग, व्हाट इज द अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द अकाउंटेंसी. एंड आई थिंक कि मतलब हम आपको कुछ समझा पाए होंगे. चलिए, यदि नहीं समझे होंगे आप अपने कमेंट में जरूर डालो, ठीक है. और चैनल आपको यदि अच्छा लगता है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और फॉलो करना है, ठीक है. यदि आपका अच्छा कमेंट्स आएगा तो डेफिनेटली हम आपके लिए आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि और भी वीडियो डालें. ओके, सी यू, बाय.